अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी। आज हम 10th क्लास के चैप्टर नंबर 8 करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है इसके लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। जैसा कि आपने जो है हमारे साथ जीएस एकेडमी के थ्रू जो है वो सारे शॉर्ट क्वेश्चंस किए हैं 10th क्लास के, 9th क्लास के भी आपको तमाम पर वीडियोस जो है उनके शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह की मिल चुकी हैं। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने चैप्टर नंबर 7 के जो है लॉन्ग क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिए और उनके आंसर भी कंप्लीट हो गए हैं। इस चैप्टर के अंदर हम आपको लॉन्ग क्वेश्चन करवाएंगे। अभी उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में अपडेट रह सकें। चलते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ। जी, तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक करंट की तारीफ करें, कन्वेंशनल करंट क्या होती है, वजाहत करें। चलते हैं इस क्वेश्चन के जवाब की तरफ। तो जी सबसे पहले जी इलेक्ट्रिक करंट की तारीफ, चार्ज की वो मिकदार जो 1 सेकंड में किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया से गुजरती है इलेक्ट्रिक करंट कहलाती है, या इलेक्ट्रिक चार्जेस का बहाव और चार्जेस के बहाव की शरह को करंट कहते हैं। यानी कि इन शॉर्ट जो है चार्जेस का बहाव जो है वो करंट कहलाता है और इलेक्ट्रिक करंट जो है वो किसी चार्ज की वो मिकदार जो किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से 1 सेकंड में गुजरती है वो इलेक्ट्रिक करंट है। हिसाबी फार्मूला देख लेते हैं उसका कैसे लिखते हैं हम जी उसको। अगर किसी मौसर शय के क्रॉस सेक्शन एरिया ए से क्यू कॉलम चार्ज टी सेकंड में गुजरे तो करंट की मिकदार आई होगी। ये आप देख रहे हैं डायग्राम में भी आपको बता रहा है करंट का बहाव कैसे है। मौसल शेयर वो होती है जिसमें से करंट इजीली गुजर सके, आसानी से गुजर सके चीज़ें। तो क्रॉस सेक्शन एरिया ए है हमारे पास और जो चार्ज है वो कॉलम क्यू है और टी जो है वो वक्त को जाहिर कर रहा है सेकंड्स में। तो आई यानी करंट इज इक्वल टू क्यू ओवर टी यानी चार्ज ओवर टाइम। तो ये इसका आ गया हिसाबी फार्मूला। अब करंट का ऐसा यूनिट देखते हैं हम क्या होता है। करंट का ऐसा यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल में करंट का ऐसा यूनिट जो है वो एम्पेयर है, जिसे ए से जाहिर करते हैं। एम्पेयर क्या होता है जी, अगर किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया से 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज गुजरे तो उस करंट की मिकदार 1 एम्पेयर होगी, यानी टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड एंड क्यू इज इक्वल टू 1 कूलम। ठीक है, तो जो हम है आई इज इक्वल टू 1c ओवर 1s इज इक्वल टू 1a। तो ये हमारे पास करंट की मिकदार आ गई है। आपकी मालूमात के लिए देख लेते हैं आगे, आपको बताते चलूँ कि जो है अगर आपने मालूम करना है किसी भी एरिया में से जो है वो कितना करंट पास कर रहा है तो उसके अंदर आप ये फार्मूला ऐड करके उसका जो है वो जो है करंट निकाल सकते हैं कि किस तरह से इजीली हम लोग उसको मेजर कर सकते हैं। चलते हैं सवाल के नेक्स्ट की तरफ जो कि कन्वेंशनल करंट के बारे में है। कन्वेंशनल करंट से क्या मुराद है। कन्वेंशनल करंट की पॉजिटिव किसी कंडक्टर में पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ चार्जेस का बहाव जो है वो कन्वेंशनल करंट कराता है। कंडक्टर के अंदर जो है वो पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड की तरफ चार्जेस का मूव करना जो है कन्वेंशनल करंट कराता है। वजाहत हम इसी तरह से कर सकते हैं कि हकीकत में करंट आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स के बहाव की वजह से होता है, यानी करंट की सिमत नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ हरकत करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में एक धार की सूरत में हरकत करते हैं, धार की सूरत में हरकत नहीं करते, बल्कि इनकी हरकत आज़ाद और मुख्तलिफ अतवार में होती है, यानी डिफरेंट डायरेक्शन में होती है, कभी इधर और कभी उधर। इलेक्ट्रॉन्स की इस मोशन को रैंडम मोशन कहते हैं। जब कंडक्टर को बैटरी की टर्मिनल के साथ ना जोड़ा गया हो तो इनके इलेक्ट्रॉन्स जितने दाएं तरफ से बाएं या बाएं से दाएं तरफ मुंतकिल होंगे इनकी तादाद बराबर होती है, इसलिए करंट के बहने की शरह 0 होती है। लेकिन जब कंडक्टर को बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स पर एक फोर्स लगती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ खिसकना शुरू हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है जिसकी वजह से करंट गुजरना शुरू हो जाता है। पर जब भी नेगेटिव चार्ज की वजह से करंट बह रहा हो तो ये फर्ज किया जाता है कि इसके मसावी पॉजिटिव चार्ज वाला करंट मुखालिफ समय में बह रहा है, जिसे कन्वेंशनल करंट कहते हैं। यानी इलेक्ट्रिक करंट जो जिस तरफ बह रहा है उसके मुखालिफ समय में कन्वेंशनल करंट बहेगा। कन्वेंशनल करंट जो है हमेशा जो है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बहता है, जबकि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बहता है। ये था जी इस क्वेश्चन का आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है जी हमारे पास, मिसाल देकर पोटेंशियल डिफरेंस की वजाहत करें, इसके यूनिट की तारीफ करें। चलते हैं इसके जवाब की तरफ। पोटेंशियल डिफरेंस की तारीफ है जी, बैटरी 1 कूलम चार्ज को जितनी एनर्जी मुहैया कर सकती है वो इसका पोटेंशियल डिफरेंस है। तो बैटरी ने अगर 1 कूलम चार्ज मुहैया किया है किसी भी जो है वो चीज़ को, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। तो ये हमारे पास डेफिनेशन आ गई पोटेंशियल डिफरेंस की। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, इसको पॉज करके वीडियो को इसको जो है वो कॉपी कर सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी। तो बैटरी 1 कूलम चार्ज एनर्जी प्रोवाइड करेगी, जितनी ज़्यादा एनर्जी वो प्रोवाइड करेगी वो उसका उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। वजाहत देख लेते हैं हम इसकी किस तरह से की जाती है कि जब किसी सर्किट के स्विच को ऑन किया जाता है तो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल सर्किट में आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स को पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ धकेलता है, इससे करंट बहना शुरू हो जाता है। बैटरी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील कर देती है। मुख्तलिफ बैटरी को चार्जेस को एनर्जी मुहैया करने की तादाद मुख्तलिफ होती है। देखिए डायग्राम में भी आपको नजर आ रहा है कि कंडक्टर को हमने जोड़ दिया है, स्विच को हमने ऑन किया जब, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बहना शुरू हो गए हैं। ये देखिए
ठीक है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ बह रहे हैं। तो ये करंट का बहाव आपको दिखाया गया है शक्ल के अंदर। ये बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस पर मुनहसर होता है। करंट हमेशा ज़्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ बहता है। जिस तरह पानी हमेशा बुलंदी से नीचे की तरफ बहता है और हरारत गर्म हिस्से से सर्द हिस्से की तरफ हरकत करती है। इसको हम मिसालों से इस तरह समझ लेते हैं। मिसाल देखिए जी, जो है वो पानी जो पाइप में बहता है, जो टंकी के अंदर जाता है, उसकी मिसाल से आपको जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस के बैटरी के साथ जो है वो पूरे सर्किट के साथ उसकी एग्जांपल को समझाया गया है। आप इस तरह से एग्जांपल को नोट डाउन कर सकते हैं। आइए चलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के यूनिट की तरफ। आप जो है वो यहाँ से जो है वो मिसाल को नोट कर सकते हैं पूरी को, और यूनिट देखते हैं इसका। ये जो डायग्राम है ये आपको हेल्प करेगी समझने में। आपकी बुक के अंदर जो है वो बनी हुई है ये, ठीक है। शक्ल में पानी का बर्तन दिखाया गया यू शेप का, ठीक है। इसमें अब जो है इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट और पानी की मूवमेंट दिखाई गई है। अब पानी की मूवमेंट से हम जो है वो इस तरह इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट का अंदाज़ा लगा के मिसाल के तौर पर समझाया गया आपको। तो हम जो है उसको लिख सकते हैं कि किस तरह से जो है उसका पोटेंशियल डिफरेंस हम मालूम कर सकते हैं मिसाल के जरिए। अब पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट मालूम करना है तो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट है। इसे वी से जाहिर किया जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज भी कहा जाता है। तो अगर स्टूडेंट्स परेशान होने की बात नहीं है, अगर वोल्टेज का वर्ड आ जाए तो उसका मतलब भी पोटेंशियल डिफरेंस ही होगा, ठीक है। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो वोल्टेज की ही बात हो रही है। अब वोल्टेज की बात हुई तो हम दाख लेते हैं वोल्ट जो है वो जो यूनिट है इसका वो क्या ऑपरेशन क्या है। अगर किसी कूलम चार्ज को सर्किट में मुखालिफ सिमत में किसी एक नुक्ते से दूसरे नुक्ते की तरफ ले जाने में 1 जूल काम करना पड़े तो दोनों नकात के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस का फर्क 1 वोल्ट होता है। मैथमेटिकली हम इसे यूँ लिखते हैं, वोल्ट इज इक्वल टू जॉल ओवर कूलम। तो जॉल ओवर कूलम जो है ओवर कूलम जो है आप उसको जॉल को जो है कूलम पर डिवाइड करके वोल्ट मालूम कर सकते। वोल्ट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज जो है वो वर्क कर रही है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है जी, ओहम का कानून बयान करें और इसकी मसावात लिखें। तो हम लिखते हैं जी, ओहम के कानून की मसावात क्या है। ओहम का कानून की तारीफ जी है, किसी कनेक्टर में से गुजरने वाले इलेक्ट्रिक करंट आई की मिकदार इस कनेक्टर के सिरों पर लगाया गया पोटेंशियल डिफरेंस वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, बशर्तिया इसका कंडक्टर का टेम्परेचर और तिब्बी हालत मुस्तकिल रहे या तब्दील ना हो। हिसाबी तौर पर से यूँ लिखते हैं, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, वी इज इक्वल टू आई आर, ठीक है जी। आर जो है वो इसमें रेजिस्टेंस है। तो ये थी ओहम के कानून की डेफिनेशन कि अगर हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक करंट की मिकदार इस कनेक्टर के सिरों पर लगाया गया पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होती है, तो वी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के, यानी कि हमारे पास देखिए आप पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो वी है और वो किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट के। जब इसको हम लोग रिजॉल्व करते हैं या बराबर करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास रेजिस्टेंस, ये इसका फॉर्मूला है। साबित तौर पे हम ओहम के कानून को यूँ लिखते हैं। अब डायग्राम की मदद से इसको हम समझ लेते हैं। इस मसमात में जी वी जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है, आई करंट है और आर एक कांस्टेंट है जो कनेक्टर की रेजिस्टेंस को जाहिर करता है। मैंने आपको बता दिया है। इस कानून को सबसे पहले 1826 में जॉर्ज साइमन ओहम ने दरियाफ्त किया था। अब इसका जो है वो प्रूफ पढ़ लेते हैं, सबूत पढ़ लेते हैं। वो क्या है जी, 1 मीटर लंबी नायलॉन वायर के दोनों सिरों को कनेक्शन वायर के जरिए एक वेरिएबल जो मुस्तकिल ना हो पावर सप्लाई से जोड़ दें, यानी इसको हम रिबूट एक एमीटर को सर्किट की सीरीज में लगा दें। आपको पता है सर्किट की सीरीज क्या होता है जी, सीरीज ऐसी होती है जिसमें हम करंट को गुजरने का सिर्फ जो है एक रास्ता मुयसर हो कहते हैं, ठीक है। नाइक्रोम के सिरों के पैरेलल मतवाजी एक वोल्ट मीटर लगाएं और पावर सप्लाई से आहिस्ता आहिस्ता वोल्टेज बढ़ाएं। वोल्ट मीटर की रीडिंग पोटेंशियल डिफरेंस और एमीटर की रीडिंग करंट आई नोट करते जाएं। वी ओवर आई की निस्बत हमेशा मुस्तकिल रहेगी। इससे साबित होता है कि वी और आई एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओहम के कानून की मदद से हम 2 मिकदार मालूम हो तो तीसरी नामालूम मिकदार मालूम कर सकते हैं। डायग्राम देखते हैं इसकी। तो देखिए जी, हमने बैटरी को जो है वो एमीटर को जो है सर्किट के सीरीज में लगाया है। सीरीज यहाँ करंट गुजरने का सिर्फ एक ही रास्ता है। वोल्ट मीटर अटैच है जो वोल्टेज की फरमाइश करेगा। बैटरी है हमने कनेक्ट करी है। तो अब जो है करंट की मिकदार हम इसमें से मालूम कर सके। अगर हम 2 चीज़ें पता हो, यानी जो हमें वी पता हो आई पता हो, तो हम उसमें से जो है आर मालूम कर सकते हैं। या अगर आर मालूम है तो वी और आई जो है उसकी रेशो जो है वो हम मालूम कर सकते हैं। इस तरह हम करंट आई इज इक्वल टू वी और आर होता है तो हम आई भी मालूम कर सकते हैं, वी और आर अगर हमें गिवन हो तो। ये डायग्राम भी आप देख लें, क्योंकि अगर आपके पास ओहम का कानून आता है तो आपको डायग्राम बनाना लाजमी है। इसके साथ ही वो आपको जो है वो इसकी एक्सप्लेनेशन दे दें आप, तो आपको एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन है जी, रेजिस्टेंस से क्या मुराद है, रेजिस्टेंस के यूनिट की तारीफ करें। चलते हैं इसके जवाब की तरफ। रेजिस्टेंस की तारीफ हम इस तरह से कर सकते हैं जी, किसी कंडक्टर में करंट के बहाव में रुकावट को कंडक्टर की रेजिस्टेंस कहते हैं, जो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट की निस्बत के बराबर होती है। जैसे कि हमने ओहम के कानून में पढ़ा था वी इज इक्वल टू आई आर, तो वो जो आर है वो यही रेजिस्टेंस है। हिसाबी मसावात में हम इसको इस तरह देख लेते हैं कि अगर करंट को आई, पोटेंशियल डिफरेंस को वी और रेजिस्टेंस को आर से जाहिर किया जाए तो हिसाबी शक्ल में से यूँ लिखेंगे, यानी आर इज इक्वल टू वी ओवर आई। इसको जो है आप इसमें से जो है वो तीनों मालूम कर सकते हैं, आई भी मालूम कर सकते हैं, वी भी आर भी, और बस ये कि वी जो है उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा और आई इस तरह मालूम हो जाएगा।
सर्किट में रेजिस्टेंस को एक दंदानेदार लाइन से जाहिर करते हैं, जैसा कि सामने दिखाया गया है शक्ल में। मैं आपको शक्ल दिखाती हूँ जी। तो ये है दंदानेदार लाइन, ठीक है। इस तरह का अगर सिंबल आपको कहीं मिल जाए तो वो उसका मतलब होगा कि ये रेजिस्टेंस का सिंबल है, ठीक है। सिंबल आपको पता वो चीज़ होती है जिसमें से हम किसी चीज़ को जाहिर करते हैं, जो उसका निशान होता है उसको सिंबल कहते हैं। तो ये रेजिस्टेंस का निशान है कि अगर ये चीज़ बनी होगी तो वो उसकी रेजिस्टेंस है। आगे चलते हैं जी रेजिस्टेंस के यूनिट की तरफ। रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट जो है वो ओहम है, जिसे ओमेगा भी कहते हैं, जाहिर किया जाता है। ये इसका सिंबल है। ओहम की तारीफ हम इस तरह से करते हैं। अब ओहम जो है वो जो यूनिट है रेजिस्टेंस का, उसकी तारीफ क्या है कि जब 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के तहत 1 एम्पेयर करंट गुजरे तो सर्किट की मज़ाहमत रेजिस्टेंस 1 ओहम होगी। यानी क्या बता रहा है आपको कि 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमारे पास है, मेजर है, तो 1 एम्पेयर करंट अगर उसमें से गुजरा है तो सर्किट की जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओहम होगी, ठीक है। अब कंडक्टर की रेजिस्टेंस की वजह क्या है कि किस वजह से रेजिस्टेंस होती है, उसको देख लेते हैं कि जब कंडक्टर के सिरों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस मुहैया किया जाता है तो इसमें मौजूद आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव सिरे से तरफ चलना शुरू कर देते हैं। रास्ते में ये इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के एटमों से टकराते हैं, जिससे इनके चलने में रुकावट पैदा हो जाती है। हर कंडक्टर में एटम्स मौजूद होते हैं, इसलिए रुकावट ज़रूर मौजूद होती है। अब रेजिस्टेंस का इंसार किस पे होता है कि कंडक्टर की रेजिस्टेंस का इंसार नज़र बातों पर होता है। कंडक्टर की लंबाई कितनी है, कंडक्टर की माहियत कितनी है, मतलब वो किस चीज़ का बना हुआ है, कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है। जितना ज़्यादा एरिया होगा आपको पता है उतने ज़्यादा उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज़्यादा होंगे, एटम ज़्यादा आएंगे, उतनी उसकी रेजिस्टेंस फिर बढ़ती जाएगी। रेजिस्टेंस और करंट का आपस में क्या ताल्लुक है? जब किसी कंडक्टर में रेजिस्टेंस ज़्यादा हो तो इसमें से करंट कम बहता है, और अगर रेजिस्टेंस कम हो तो करंट ज़्यादा बहता है। ऑफ कोर्स ऐसा ही है, क्योंकि जितना करंट जो है वो कम बह रहा होगा और रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी तो करंट गुजरने के 4 रास्ते जो है वो कम होंगे, इसलिए उस सर्किट में जो है वो करंट जो है वो कम बहेगा। और अगर रेजिस्टेंस कम होगी तो ज़ाहिर है करंट का फ्लो करने ईजिली फ्लो करेगा, इसलिए उस कंडक्टर में जो है वो करंट ज़्यादा बहेगा। ये तो था हमारा रेजिस्टेंस का टॉपिक। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी। आज हम चैप्टर नंबर 8 के जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। आपको पता है कि पहले हमने जो क्वेश्चन नंबर 5 to 8 जो है वो हमने अटैम्प्ट कर लिए हैं। अब हम जो है 9 to onward 12 तक जो है उसको करेंगे। आप मजीद इस तरह की वीडियोस को जानने के लिए जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, आप उनको क्लिक करके जो है वो अपने किसी भी टॉपिक के बारे में जो है वो जान सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आंसर हो किसी भी चैप्टर का उसको देख सकते हैं। तो चलिए जी, अब जो है वो हम अपना जो है लॉन्ग क्वेश्चन जो है उनको स्टार्ट करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जो कि है कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर्स कहाँ इस्तेमाल होते हैं। तो इसका आंसर देख लेते हैं। कैपेसिटर की तारीफ देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने वाले डिवाइस या आले को कैपेसिटर कहते हैं, ठीक है जी। इलेक्ट्रिक चार्ज जिस जगह स्टोर हो रही है, जिस डिवाइस पे स्टोर हो रहा है वो कैपेसिटर है। कैपेसिटर के आगे से टाइप्स हैं जी। सादा कैपेसिटर क्या होता है जी? सादा कैपेसिटर 2 धाती प्लेटों पर मुश्तमिल होता है। ये प्लेट एक दूसरे के मतवाजी होती हैं। इनके दरमियान कोई इंसुलेटर यानी गैर मुअस्सर जो है वो रखा जाता है। गैर मुअस्सर वो चीज़ है जी जहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी इफेक्ट ना करती हो, वो चीज़ें गैर मुअस्सर होती हैं, तो वो इनके दरमियान में रखी जाती हैं। जैसे आपको 2 धाती प्लेटें दिखाई गई हैं, ठीक है जी। अब डाइलेक्ट्रिक पढ़ते हैं। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक आपको पता है, अभी मैंने बताया कैपेसिटर के दरमियान जो है 2 प्लेटों के दरमियान जो है वो इंसुलेटर रखा जाता है। उस इंसुलेटर को जो है हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। कैपेसिटर की चार्जिंग क्या होती है? जब कैपेसिटर को बैटरी के नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है तो एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज जमा हो जाता है। बैटरी को अलग करने पर भी ये चार्ज अपनी प्लेट पर महफूज होता है। इस अमल को कैपेसिटर की चार्जिंग कहते हैं। ये सारा टॉपिक आपके सामने है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है जी कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग। जब कैपेसिटर की प्लेटों को तार के जरिए जोड़ा जाता है तो चार्ज पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट पर मुंतकिल हो जाता है, जिसकी वजह से प्लेटें न्यूट्रल हो जाती हैं, यानी उन पर कोई चार्ज नहीं होता। इसे कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग कहते हैं। इसको आप जो है दोनों लाइन लगा के भी इनकी जो है फर्क बता सकते हैं। ये था हमारा कैपेसिटर का क्वेश्चन। नेक्स्ट जी हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट में क्या फ़र्क है, वजाहत से बयान करें। तो हम देख लेते हैं डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट में क्या फ़र्क है। चलते हैं जवाब की तरफ जी। तो डायरेक्ट करंट क्या होता है? ऐसा करंट जो हमेशा एक ही सिंबल में चलता है डायरेक्ट करंट कहलाता है। आम जुबान में इसे डीसी कहते हैं। तो जो करंट जो है वो एक सिंबल में चल रहा है वो डायरेक्ट करंट है हमारे पास, जबकि इसके ऑपोजिट जो करंट बार बार अपनी सिमत तब्दील करता है वो अल्टरनेटिंग करंट है, ठीक है। इसकी वजाहत इस तरह से कर सकते हैं हम, डायरेक्ट करंट हमेशा एक ही सिंबल में चलता है, इसकी सिमत तब्दील नहीं होती। मसलन जब एक कंडक्टर के दोनों सिरों को बैटरी के साथ जोड़ दिया जाए तो इसमें करंट बहने लगता है, जिसकी सिमत पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होती है। तो ये थी डायरेक्ट करंट की डेफिनेशन। हम चलते हैं अल्टरनेटिंग करंट की तरफ। ऑल्टरनेटिंग करंट देख लेते हैं जी। ऐसा करंट जिसकी सिमत बार बार तब्दील होती है ऑल्टरनेटिंग करंट कहलाता है। इसे आमतौर पर एसी कहा जाता है। डीसी का इस्तेमाल गाड़ियों, बैटरियों, टॉर्च, खिलौनों, घड़ियों वगैरह में डीसी करंट इस्तेमाल होता है, यानी डायरेक्ट करंट इस्तेमाल होता है। ये आपको डायग्राम दिखा देती हूँ मैं।
ये डायग्राम जो है बच्चों आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, इसको भी आप लिख सकते हैं। अगर आंसर में अगर लॉन्ग क्वेश्चन आपका आ रहा है पूरा 5 नंबर वाला, तो 4 नंबर वाला भी आ रहा है, तो उसमें भी आप ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। अब चलते हैं एसी के इस्तेमाल की तरफ। एसी करंट जो है जी पंखे, हीटर, बल्ब, मोटर, माइक्रोफोन, टेप रिकॉर्डर के सिग्नल्स, रेडियो, टेलीविजन वगैरह इसी पर चलते हैं। जो हमारे घर की मोस्टली जो चीजें हैं वो सारी एसी करंट पर चलती हैं। ये डायरेक्ट करंट की डायग्राम को दिखा रही है, ये हमने ऑल्टरनेटिव करंट की दिखा रही है, जो बार बार अपनी सिंबल जो है वो तब्दील कर रहा है, यानी एक ही पोजीशन में नहीं है। अब हम एसी को डीसी में तब्दील कैसे कर सकते हैं वो देख लेते हैं। बहुत से हालात ऐसे हैं जिनको जी एसी की करंट की सप्लाई की जाती है, लेकिन वो डीसी में तब्दील करके इस्तेमाल कर सकते हैं, मसलन रेडियो, टेप रिकॉर्डर, कंप्यूटर, टेलीविजन वगैरह। अब एसी करंट और ट्रांसफार्मर दूर दराज से आते हुए बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की तारों के जरिए जाया हो जाती है। हमारे घरों में 220 वोल्ट की सप्लाई की जाती है। ये एमसीक्यूज भी आ सकता है आपको बच्चों, और ये खाली जगह भी है आपकी बुक के अंदर। लेकिन पावर सिस्टम की बहुत ज्यादा वोल्टेज भेजी जाती है, रास्ते में ट्रांसफार्मर एसी वोल्टेज को 220 वोल्ट में तब्दील करके सार्फिन तक पहुंचाते हैं। एसी करंट को ट्रांसफार्मर के जरिए आसानी से कम या ज्यादा किया जा सकता है, इसलिए जो है हमारे पास एसी करंट जो है वो डीसी की निस्बत ज्यादा बेहतर है। ठीक है, तो ये था इसका डिफरेंस और इसका आंसर। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है जी हमारे पास कि एमीटर और वोल्ट मीटर में साफ के लिहाज से क्या फर्क है, दोनों का इस्तेमाल बयान करें। एमीटर और वोल्ट मीटर में जो है जो डिफरेंस है साफ के लिहाज से, स्ट्रक्चर्स के लिहाज से वो बताना है हमने, और उनका इस्तेमाल बताना है। चलते हैं जवाब की तरफ। एमीटर जी वो आला जिसके जरिए करंट की पैमाइश की जाती है एमीटर कहलाता है। आप गैल्वानोमीटर को एमीटर में किस तरह तब्दील कर सकते हैं, गैल्वानोमीटर कॉइल के मतवाजी एक छोटी सी रेजिस्टेंस लगा जाती है, तो इस तरह ये एमीटर बन जाता है। ठीक है, आगे पूरा प्रोसेस आप जो है उसको नोट डाउन कर लें आप, किस तरह से जो है वो शंट लगती है, आगे रेजिस्टेंस लगती है, किस तरह से ये कन्वर्ट होता है गैल्वानोमीटर से एमीटर में। अब एमीटर को सर्किट में लगाने का तरीका देख लेते हैं। ये है बच्चों इसकी डायग्राम, सर्किट में गैल्वानोमीटर किस तरह से लगा हुआ और एमीटर किस तरह से बनता है, इसको आप जो है वो नोट कर सकते हैं और पेपर कर सकते हैं। तो जी एमीटर को हमेशा सर्किट के सीरीज में लगाया जाता है, जहां करंट गुजरने का एक ही रास्ता होता है, ताकि सारे का सारा करंट जो बहता है वो एमीटर में से गुजरे। एमीटर में करंट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ दाखिल होता है। करंट की मिकदार एमीटर की रेंज से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ताकि करंट जो है वो इक्वली गुजर सके। अब आपको ये डायग्राम में जो है वो सर्किट एमीटर दिखाया गया। बैटरी है, करंट जो है वो फ्लो कर रहा है, स्विच लगे हुए हैं, ये हमारे पास कंडक्टर है, तो करंट जो है वो मूव कर रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। ठीक है, अब इस्तेमाल देख लेते हैं हम एमीटर का। जी तो इसका करंट की किसी सर्किट में पैमाइश के लिए एमीटर इस्तेमाल किया जाता है, यानी करंट की मौजूदगी का पता चलाने के लिए हम एमीटर इस्तेमाल करते हैं। चलते हैं वोल्ट मीटर की तरफ। जी तो वोल्ट मीटर वो आला है जो पोटेंशियल डिफरेंस मापने के लिए इस्तेमाल होता है। गैल्वानोमीटर में हम वोल्ट मीटर को बदल सकते हैं। गैल्वानोमीटर की कॉइल के साथ एक रेजिस्टेंस तार यानी शंट रेजिस्टेंस लगाकर इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा की जाती है, तो गैल्वानो वोल्ट मीटर में तब्दील हो जाता है। डायग्राम आपके सामने है, इसको आप ड्रॉ कर सकते हैं। जी तो आप देख सकते हैं कि वोल्ट मीटर को सर्किट में किस तरह से लगा सकते हैं। डायग्राम आपके सामने है, तो आप इसके थ्रू जो है वो सारा ये नोट डाउन कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया कि वोल्ट मीटर क्या होता है। ठीक है जी, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है जी मल्टीमीटर किसे कहते हैं, किसका माता है, एनालॉग और डिजिटल मीटर में फर्क बयान करें। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। जी तो हम मल्टीमीटर जो है या एवोमीटर भी हम इसे कहते हैं। तो मल्टीमीटर एक ऐसा आला है जिससे करंट, पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस की पैमाइश की जा सकती है, यानी हम तीनों चीजों की पैमाइश एक ही मीटर से कर लेते हैं, क्योंकि उसका नाम ही मल्टी है। मल्टी मीन्स मैनी। मल्टीमीटर को एवोमीटर भी कहा जाता है, जिसमें ए से मुराद एम्पेयर होती है, बी से मुराद वोल्ट होती है यानी एम्पेयर करंट का यूनिट है, वोल्ट जो है पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है, ओ से मुराद ओहम है यानी रेजिस्टेंस का यूनिट। ठीक है, अब गैल्वानोमीटर को हम एवोमीटर में या मल्टीमीटर में कैसे बदल सकते हैं वो देख लेते हैं। एवोमीटर दरअसल गैल्वानोमीटर की तरमीम शुदा शक्ल है, जिससे एमीटर, वोल्ट मीटर और ओहम मीटर में तब्दील किया जाता है। जिस किस्म की पैमाइश करना मकसूद हो, इसके फंक्शन को मुंतखब कर लिया जाता है। हर फंक्शन के मुख्तलिफ रेंज भी मुंतखब किए जाते हैं। काम कैसे करता है जी, एवोमीटर दरअसल काम लिए जा सकते हैं। इससे करंट की पैमाइश हो सकती है, इससे प्रेशर डिफरेंस की पैमाइश हो सकती है, इससे रेजिस्टेंस की पैमाइश की जा सकती है। इसमें डीसी और एसी दोनों किस्म के वोल्टेज की पैमाइश की जा सकती है। सो ये मल्टीमीटर इज मल्टी टैलेंटेड। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन के दूसरे हिस्से की तरफ, जो कि है कि एनालॉग और डिजिटल मीटर में फर्क क्या है। जी तो एनालॉग और डिजिटल मीटर में फर्क देख लें। आपको बताया था मैंने कि दरमियान में लाइन लगा के इनके फर्क को जो है वो हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। पहला देख सकते हैं इनकी डेफिनेशन, जो पहला पॉइंट होता है वो हमेशा डेफिनेशन लिखी जाती है। सर्कुलर स्केल पर सुई की पोजीशन की मुसलसल बढ़ने या कम होने वाली कम रीडिंग देने वाला आला एनालॉग मीटर होता है। डिजिटल मीटर क्या होता है जी, गैर मुसलसल अलग अलग रीडिंग्स देने वाला आला, यानी यहाँ रीडिंग सेम होती है और यहाँ जो रीडिंग है डिफरेंट आती है, वो डिजिटल मीटर कहलाता है। सेकंड पॉइंट है जी एनालॉग मीटर में रीडिंग की सुई की डिफ्लेक्शन से देखी जा सकती है। डिजिटल मीटर में रीडिंग हिंसों की सूरत में देखी जा सकती है। ठीक है, एनालॉग मीटर में हर किस्म की रीडिंग मुमकिन है। डिजिटल मीटर में हिंसों की सूरत में आने वाली रीडिंग मालूम की जा सकती है। फोर्थ पॉइंट इज
एनालॉग मीटर की रीडिंग चेक करते वक्त आंख से गलती हो सकती है, जबकि डिजिटल मीटर में डिस्प्ले हिस्सों में रीडिंग होने की वजह से गलती का चांस नहीं होता। तो ये 4 पॉइंट्स है, इसको नोट डाउन कर ले, ये इनका डिफरेंस है जी। तो आज हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर 8 के तमाम लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। मजीद वीडियोस के लिए नेक्स्ट चैप्टर में देख सकते हैं, आपको नेक्स्ट चैप्टर मिलेगा, उससे अगला चैप्टर मिलेगा। 9th क्लास के भी लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो भी आप लोग को मिलेंगे इस चैनल पे। तो जीएस एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।